हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और जो हमारा टॉपिक है वो है गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। गिलफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आज हमारा टॉपिक है। तो कल हमने आपको कराई दिए थे मल्टीपल इंटेलिजेंस, कई सारे करा दिए थे कल आपको मैंने, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गिलफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। तो ये क्या है? तो स्टूडेंट्स, गिलफोर्ड ने ये जो स्ट्रक्चर दिया था, मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये 1967 में भी दिया था, 1985 में भी दिया था, रिवाइज किया था, और फिर 1988 में भी दिया था। 1967 में 120 बताए थे, 1988 में 150 बताए थे, और 1988 में 180 बताए थे कि एबिलिटीज हैं जो कि इंटेलेक्चुअल टास्क पूरा करने के लिए काम में आती हैं। और जो है इनको जो है कैसे कर सकते हैं, इनको 5 into 6 180 एबिलिटीज जो वर्क करती हैं किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को पूरा करने के लिए, 180 एबिलिटीज। तो इनका जो डायमेंशन है, कहते हैं कि इनको पूरा करने के जो इंटेलेक्चुअल टास्क है जो व्यक्ति पूरा करता है, उसको पूरा करने के लिए 3 कैटेगरीज हैं, 3 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन कौन सा है? पहला है हमारा कंटेंट, दूसरा है हमारा ऑपरेशन, तीसरा है हमारा प्रोडक्ट। पहले तो हम क्या करते हैं, कंटेंट, यानी कि पहले तो हम कंटेंट को पढ़ते हैं, जैसे विजुअली पढ़ते हो, चाहे ऑडिटरी सुनते हो, है ना, चाहे सिंबॉलिक किसी की प्रतीकात्मक रूप में देखकर हमें ज्ञान प्राप्त होता हो, चाहे सिमेंटिक, चाहे बिहेवियरल एक्टिविटीज के द्वारा हम कुछ सीखते हो। तो ये तो हमारा कंटेंट हो गया। फिर है हमारा ऑपरेशन, यानी कि क्रियाएं, मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, मेंटल क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं जो हम करते हैं उनको सीखने के लिए। हमारा मस्तिष्क जब कार्य करने लगता है उनको सीखने के लिए, तो जैसे कोग्निशन, थिंकिंग, मेमोरी, किसी चीज को याद करना, रिटेंशन, फिर इसको धारण करना, डाइवर्जेंट, ये मैं लिख रखे ना, कोग्निशन, मेमोरी, रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इवेल्युएशन, ये सारी चीजें ये भी मैंने यहाँ लिख दी है। विजुअली, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, प्रोडक्ट में यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, और जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। आखिरकार ये है क्या? तो सबसे पहले कंटेंट में देखते हैं विजुअली कंटेंट क्या होता है। विजुअली कंटेंट है जो भी चीज हम देख कर, अब इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। विजुअल जो भी चीजें हम देखते हैं, एक एक आप देखते रहना, मैं बताती रहूंगी। जो भी चीजें हम देखकर सीखते हैं, जैसे मान लीजिए हम किस चीज को देखते हैं, हम किताबें भी देखते हैं, हम टीवी भी देखते हैं, हम बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम देखते हैं। अधिकतर ज्ञान हम देखकर ही सीखते हैं, और जो है सुनकर सीखते हैं, ऑडिटरी, सुनकर सीखते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीजें सुनते हैं, अब मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो इससे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। विजुअली भी हो गया, ऑडिटरी भी हो गया, इससे हमने सीखा। फिर सिंबॉलिक चीज को मान लीजिए, अब ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ट्रैफिक है, अब ट्रैफिक है, ट्रैफिक के सामने हमने जो ऐसे निशान लगे रहते हैं, ये क्या हो गए? ये हो गए स्टूडेंट सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक हो गया। ये रुपये का जो हो जाता है, ऐसे कर देते हैं रुपये का, तो इस तरीके से जो है सिंबॉलिक, जो होता है डॉलर का एक अलग चिन्ह होता है, रुपये का अलग ही चिन्ह होता है। तो इस तरीके से सिंबॉलिक रूप में भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर और नेक्स्ट जो का है सिमेंटिक कंटेंट, जैसे मतलब किसी चीज का अर्थ निकालना। सिमेंटिक का उसमें क्या है कि जो मान लीजिए आपने कुछ बोला और उसका अर्थ, सिमेंटिक का मतलब कोई अपने सेंटेंस बोला, हमें उसका अर्थ आना चाहिए। उसकी दृष्टि से हम जो है सीखते हैं, इंटेलेक्चुअल जो टास्क करता है इंसान। बिहेवियरल कंटेंट, सोशली विच इनेबल्स अंडर। बिहेवियरल कंटेंट का मतलब क्या है कि जो एक्टिविटीज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है और उनसे जो कुछ सीखा जाता है, दो व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है आपस में जो है, और जो वे सीखते हैं उस व्यवहार के बाद जो भी चीज सीखते हैं उसको कहते हैं बिहेवियरल कंटेंट। ठीक है। फिर है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन में क्या है? ऑपरेशन कोग्निशन। सबसे पहले है थिंकिंग। हम जो कंटेंट है उसके बारे में हम विचार करते हैं। जो कंटेंट हमने लिया, अभी तो हमने देखा, सुना, अर्थ लिए, ये सब किया हमने, तो अब हम के बारे में विचार कर रहे हैं। थिंकिंग, इनको विचार कर रहे हैं। ऑपरेशन मतलब क्रियाएं कर रहे हैं। तो क्रियाएं कौन सी? इंटेलेक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। और उसके बाद में मेमोरी। फिर थिंकिंग प्रोसेस करने पहले हम सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर हम मेमोरी, उसको हम याद करते हैं, और याद करने के बाद में रिटेंशन, फिर इसको हम धारण करते हैं, और रिटेंशन करने के बाद क्या करते हैं, उसमें
कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या कि एक, मान लीजिए कोई एक चीज है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की एक प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम हो गई एक, और इसके जो है ये सारे इसके प्रॉब्लम के आइडियाज हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के कौन से, इतने आइडियाज में से कौन सा आइडिया, यानी कि ये सारे आइडिया इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें बहुत सारे आइडियाज होते हैं, प्रॉब्लम एक होती है लेकिन उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, मान लीजिए प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है, मान कन्वर्जेंट थिंकिंग सारे जो जितने भी विचार, अभी तो ये तो इस तरह के, अब जो है सारे विचार एक तरफ लग गए, उनको सुलझाने में सारी जितनी एबिलिटीज है कन्वर्जेंट थिंकिंग में, सारे एबिलिटीज जो सारा फोकस जो है, सारे जो विचार है एक जगह मिल गए। सारे विचारों ने अपनी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपनी पूरी पकड़ बना ली, यानी कि उसको सोल्व करने के लिए पूरा वो किया, अपना एफर्ट डाला। सारे विचारों ने एक ही प्रॉब्लम को सोल्व किया, होगा सारे जो विचार है हमारे एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लग जाए, कन्वर्जेंट थिंकिंग। फिर है इसका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या है कि जो निकल के आया, जो मतलब ये सब चीज से निकल के आया, इवेल्युएशन। फिर हम उसका इवेल्युएशन करते हैं कि क्या ये जो विचार निकल के आया, जो आइडियाज आए हमारे पास में, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया, क्या वो करेक्ट है, उसकी अच्छाई, उसकी करेक्टनेस है ना, उसकी एडुकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सब चीजें हम चेक करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उसके चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम सही है, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आया वो सही है, इस तरह से। फिर है नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स को आपको, ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स को आपको समझना बहुत अच्छी तरीके से आपको ही समझना होगा। उसके लिए मैं आपके लिए नोट्स भी बना के लाई हूं, चाहे तो आप इसको अपनी कॉपी पे उतार भी सकते हैं। जैसे कि define the product dimension is as the format in which information is processed and expressed. The 6 product categories represent how the brain organize and process information. क्या है ये प्रोडक्ट, कि किस तरीके से ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को और प्रोसेस करता है। पहले तो ऑर्गेनाइज इकट्ठा करता है। प्रोडक्ट में क्या है, उसको जो हमने पहले तो कंटेंट लिया, फिर ऑपरेशन उसको कार्य करना शुरू किया, फिर प्रोडक्ट उसको निकल के क्या आया, हम किस तरीके से उस प्रोडक्ट का मतलब है कि किस तरीके से हम उसको जो है वो क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट को देखते हैं। अब यूनिट्स क्या होती है, यूनिट में यूनिट्स आर द सिंगल आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज ए सिंगल वर्ड, ए सिंगल नंबर और ए सिंगल शेप। जैसे कि सिंगल नंबर, जैसे कि इसको उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, जैसे हमारे पास लिखे हुए हैं, ये तो मैंने करा दिया आपको, ये आपने आई थिंक लिख लिया होगा, ये सब है ना, इतना लिख लिया होगा आपने। जैसे कि यूनिट ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास नंबर है, यूनिट्स का मतलब क्या, मान लीजिए यूनिट्स का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5, इसकी बात कर रहे हैं हम यूनिट की, हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट्स की। मान लीजिए अब इनमें से हमें सिलेक्ट करना है, अब यूनिट बनानी है, तो इसमें से हम क्या छांटेंगे, मान लीजिए हमें 3 निकालना है, तो इसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे यूनिट, 10 नंबर में से हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, 3, तो 3। तो हमने आइडेंटिफाई क्या सिंगल नंबर या शेप, यानी कि शेप को भी हम कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4, इस शेप को भी हम कर सकते हैं, ये कि ये कितनी शेप्स में से ये शेप्स हैं, इनमें से कोई शेप ले ली मैंने, हमने ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की, है ना, या जो स्क्वायर की, कोई भी शेप ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जो शेप, जिसको बनाने के लिए हम, जिस शेप का जो हमें चाहिए वो बनाने के लिए हम निकाल सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि इस यूनिट्स आर द सिंगल आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज सिंगल वर्ड, ए सिंगल नंबर और ए सिंगल शेप। सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड का मतलब है, मान लीजिए एक जेड तक है हमारे पास में नंबर है, उनमें से हमें एक नंबर निकालना है, सिंगल यूनिट निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे। यूनिट का मतलब होता है इकाई, ठीक है। अब जो है दूसरी चीज आ जाती है क्लासेस। अब ये क्लासेस क्या है, ये तो यूनिट हमने निकाल लिया, क्लासेस क्या है, क्लासेस है इन्वॉल्व ग्रुपिंग यूनिट्स बेस्ड ऑन शेयर्ड प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिट्स के बाद में क्लासेज आओ, क्लासेज हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, क्लासेज में कैसे वर्गों में हम किस चीज को विभाजित करते हैं, जब जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, यानी कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा या सुना, उसमें फिर क्रियाएं की, कॉग्निशन वगैरह, मेमोरी वगैरह, हमने इसको याद कर लिया, अब उसको हमको सिलेक्ट करना है। तो पहले तो हमने मान लीजिए
यूनिट्स में सेलेक्ट किया, मान लीजिए कोई शब्द ABCD में से जेड निकालना है तो जेड निकाल लिया हमने, 1 2 3 4 5 से 5 निकालना है तो 5 निकालना आ गया हम पे, क्योंकि हमें कहे कि उनमें से 5 निकालना, तो एकदम चुन लेंगे हम कि 5 ये है, ये निकाल कर रख देंगे अलग, या अदर कॉपी पे लिख देंगे। फिर है क्लासेस, क्लासेस इन्वॉल्व ग्रुपिंग यूनिट्स। अब क्लासेस का मतलब है ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग करना, जैसे कि ये है, जैसे मतलब ये क्या करना, ग्रुपिंग, इसमें क्या करना है, क्लासेस में ग्रुपिंग करना है। क्या करना है, ग्रुपिंग, किसका, यूनिट्स का, इनका ग्रुपिंग करना। तो हमने इकाई ले ली थी, लेकिन अब उन इकाइयों का हमें ग्रुपिंग करना है, किस आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, और जो है शेयर्ड प्रॉपर्टीज के आधार पर, कि उनकी एक जैसी चीजें क्या है, उनमें एक समानताएं क्या है। जैसे कि हम लिख सकते हैं इसको ऐसे एग्जांपल के द्वारा दे सकते हैं, जैसे मैमल और रेप्टाइल्स, जैसे मैमल और रेप्टाइल्स है ना, ये दोनों हम तो इन दोनों को निकाल सकते हैं, मैमल्स की स्तनधारी, और इस तरह से ये हम इनको निकाल सकते हैं, स्तनधारी जो ये होते हैं इनको हम अलग तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है और उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो उनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये आगे क्लासेस बनाने आ गए, हम पर बहुत सारे हैं, पशु पक्षी बहुत सारे हैं, लेकिन हम इनमें से इस तरीके से निकाल दिए। किसी ने हमने कहा कि मैमल्स बताइए कौन सा है, तो हमने बता दिया मैमल्स ये है, ठीक है, ये आ गया, हमारी क्लासेस करनी आ गई हमको। अब जो है दूसरा जो है हमारा हो गया, दूसरा ये अब हो गया हमारे पास आ गया, क्या आएगा इसके बाद आएंगे हमारे पास रिलेशंस। रिलेशंस क्या है, हम ये जो ये बनाते हैं क्लासेस ऐसे भी बना सकते हैं जो एक जैसे हो, मान लीजिए कुछ शब्द ऐसे हैं कि एक जैसे सिनोनिमस है ना, उनको भी हम इसी उसमें रखते हैं, क्लासेस में रखते हैं, सिनोनिमस एक जैसे शब्द निकालने, इसके मान लीजिए कोई शब्द का अर्थ इसका ये भी एक जैसे अर्थ हो, दो शब्दों का एक ही जैसा अर्थ हो, उनको भी हम ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है, एंटोनिमस जैसे निकालना, सिनोनिमस जैसा निकालना, विलोम शब्द को एक जगह रखना, समानार्थक शब्दों को एक जगह, इस तरह से हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेशन। अब रिलेशन में क्या है, रिलेशन सिस्टम क्या है, रिलेशन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग कनेक्शंस और एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि दो आइटम्स या मोर आइटम्स में कनेक्शन या उनको पहचानना या उनमें कनेक्शन देखना कहलाता है रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या है, दो चीजों में कनेक्शन तो देखना होता है कि उसके मतलब रिलेशन का मतलब क्या है, हम अपने आम जीवन में भी देख ले, रिलेशन का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है, हमारा क्या लगता है, चाचा लगता है, ताऊ लगता है, क्या लगता है, इस तरह से रिलेशन निकालना। और एग्जाम्पल की दृष्टि से हम देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन शू एंड फुट, द रिलेशन ऑफ कवरिंग। अब शू जैसे शू और फुट का रिलेशनशिप है, इनका क्या है, शू और फुट का रिलेशनशिप ये है कि शू जो है फुट में पहने जाते हैं, उनको कवर करता है शू फुट को, तो ये इनका संबंध हो गया, इन दोनों का भी संबंध है आपस में, शू का और फुट का संबंध है कि वो पहना जाता है, चलने में हमें आरामदायक लगता है, तो इस तरीके से हम रिलेशन निकालना ये हम सीखते हैं। फिर हमारा सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम में सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर और नेटवर्क्स ऑफ इंटररिलेटेड आइटम्स वेयर द पार्ट्स वर्क टुगेदर एज ए होल। सिस्टम का मतलब यह है कि हम जैसे सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है ना, एजुकेशनल सिस्टम, सिस्टम क्या कि इंटर रिलेटेड होते हुए भी इंडिपेंडेंटली काम करना, इंटर रिलेटेड होते हुए भी इंडिपेंडेंटली काम करना, ठीक है, कैसे काम करेंगे, एज मतलब इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट भी है, और एज ए होल कार्य करना, कैसे करेंगे, अंडरस्टैंडिंग हाउ वे, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इसका एग्जांपल देखते हैं, हाउ ए कार इंजन वर्क्स फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, है ना, ये क्या हो गया हमारे सिस्टम, रूल्स के मतलब मान लीजिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये एक रूल ही तो है, रूल के अकॉर्डिंग ही तो हम सिस्टम, इनका सिस्टम है कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरीके से उनका सिस्टम है। अगर आप सिस्टम के को दरकिनार करेंगे तो हम वो ग्रामर सीख नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से जो है सिस्टम को फॉलो करना है ना, सिस्टम, जैसे किसी को कोई इंजीनियर है, उसको इंजन, कार इंजन को लगाना आना चाहिए इंजीनियर को, जैसे कार इंजन वर्क करता है ना, वो सिस्टम के हिसाब से करता है, जो कार का जो इंजन होता है वर्क करता है, उसमें बहुत सारे वो लगे रहते हैं ना कंपोनेंट्स, उनका वो सिस्टम बन जाता है, तो सिस्टम बनने के बाद वो कार को चलाने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरीके से जो है जो ये रूल्स है ग्रामर के, वो किसी सेंटेंस को तभी हम बना सकते हैं जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये हो गया आपका रिलेशन, ये हो गया आपका सिस्टम। अब आ जाती है बात ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है,
Transformation involves change, definitions, or conversion of existing information. It is about seeing something in a new way or adapting it. किसी भी चीज को नए रूप में देखना या उसका परिवर्तन करना या रीडिफाइन डेफिनेशन करना, किसी चीज की रीडिफाइन करना, कन्वर्जन करना, उसको उसमें परिवर्तित करना। कैसे? अब इसका एग्जाम्पल ये हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है। जैसे कि सोल्विंग ए कॉम्प्लेक्स पजल बाय मेंटली रिलेटिंग द पीसेस, एडिटिंग ए स्टोरी टू चेंज द प्लॉट डायरेक्शन। यानी कि पजल्स बाय मेंटली रोटेशन द पीसेस। जैसे हमें कोई पजल सोल्व करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, तो हमारे दिमाग में ही जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उनको हम टुकड़ों में, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टुकड़ों में पहले उनको देखते हैं कि क्या, जब कोई पजल है हमारे सामने तो हमारे बहुत सारी क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। तो क्रिया जो होती है वो है ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया। तो उनको हम पीसीज में देखते हैं और फिर या एक नेक्स्ट वो देखते हैं एग्जांपल कि एडिटिंग ए स्टोरी टू चेंज द प्लॉट्स डायरेक्शन, या फिर किसी स्टोरी को काट छाट के किसी के कथानक को चेंज करना। ये लिटरेचर यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम ऐसे कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है। और इमेजिनिंग द फंक्शन ऑफ एन एवरीडे ऑब्जेक्ट, या फिर रोजमर्रा के जीवन में जो हमें ऑब्जेक्ट हमारे काम आते हैं उनको री इमेजिंग करना, किनको और हम किस तरीके से काम में ला सकते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी इंटेलेक्चुअल वर्क है, ट्रांसफॉर्मिंग करना। ये हो गया। फिर है इम्प्लीकेशन। अब नेक्स्ट आ गया हमारा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व डायरेक्शन, एक्सपेक्टेशन और कॉन्सिक्वेंस डिराइव्ड फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, है ना। इट इज अबाउट व्हाट happens next to what is suggested by the current effects। इनका कहने का मतलब है, इम्प्लीकेशन का मतलब कि अर्थ लगाना। जैसे कि इम्प्लीकेशन का मतलब है इट इज अबाउट व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या घटेगा, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द करंट फैक्ट, आज जो घटना है इस घटना से हमें आगे की घटना के बारे में क्या पता लगेगा। इम्प्लीकेशन मतलब अर्थ लगाना कि जो आज हम पढ़ रहे हैं इससे क्या बनेंगे हम जाकर के, जो आज का कोर्स हम पढ़ रहे हैं इससे हम भविष्य में जाकर क्या बनेंगे, यानी कि प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लेना, है ना। किस तरह से? जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं, रिकॉग्नाइज दैट डार्क क्लाउड्स इंप्लाई ए कमिंग स्टॉर्म। या अगर डार्क क्लाउड आ रहे हैं आसमान में तो उसका अर्थ यह है कि तूफान आने वाला है, बारिश बहुत तेज से आने वाली है। प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट नंबर इन ए सीक्वेंस, जैसे कि हमारे पास इस तरह से नंबर मान लीजिए हमारे पास, या फिर इस तरह का उदाहरण, यदि हमारे पास 2, 4, 6 नंबर है तो हम अपने आप ही प्रेडिक्ट लगा लेंगे कि आगे आने वाला नंबर 8 होगा। प्रेडिक्ट कर लेंगे हम पहले से ही कि 2, 4, 6 अगर ये सीक्वेंस चल रहा है तो आगामी जो संख्या आएगी वो 8 आएगी। तो इस तरीके से जो है इम्प्लीकेशन होता है। तो यह हो गया आपका, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो है प्रोडक्ट के बारे में समझा दिया है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में समझना आपको बहुत जरूरी है। ऑपरेशंस के आप समझ जाएंगे जिसमें आपकी जो है क्रियाएं, मेंटल क्रियाएं चलती हैं, मेंटल क्रियाएं आप करते हैं, मानसिक क्रियाएं करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और प्रॉब्लम क्या है, यानी कि सीख क्या रहे हैं वो मैंने शुरू में बता दिया आपको। कंटेंट क्या है आपका, फिर ऑपरेशन किया आपने, उसको कंटेंट को याद करने के लिए क्रियाएं की, फिर याद जब क्रियाएं की तो उनसे क्या निकल के आया वो मैंने इसमें बताया आपको, यूनिट, क्लासिक, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन में। अब नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल थ्योरी ऑफ बट एंड वर्डन। किसकी है? हायरार्की। ये है नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट लेते हैं हम नेक्स्ट लेते हैं हायरार्किकल थ्योरी ऑफ बर्थ एंड वर्णन। ठीक है, ये कौन सी है? चलो इससे पहले हम आपको कराते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ये लास्ट में कराएंगे या कल करा के उसके बाद आपको क्वेश्चंस करा दूंगी, है ना, क्वेश्चंस करा दूंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, उनकी बात देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? इसमें ये है आपके
प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होते हैं, उसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सेट ऑफ स्किल्स और टेक्निक्स दैट इज यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन टू चैलेंज। ठीक है, हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उनको सोल्व करने के लिए जो स्किल्स हम यूज करते हैं, जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कहते हैं उनको। ठीक है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है विच इज लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस विच इज यूज्ड टू इंप्रूव थिंकिंग प्रोसेस। जब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अब प्रॉब्लम क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग तो मान लीजिए हमको कोई समस्या दे दी गई, उसके बारे में हमें सोचना है, क्रिटिकली सोचना है कि कैसे सोचना है। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो आदत है वो तो व्यक्ति की लाइफ लॉन्ग चलती है। समस्याएं जीवन भर आती हैं, जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक समस्याएं आती रहती हैं, और उनको सोल्व करने के लिए व्यक्ति को सेट ऑफ स्किल्स का यूज करना पड़ता है, टेक्निक का यूज करना पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ। तो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिक थिंकिंग तो ये होती है कि आपके मान लीजिए कोई आपका लेसन है, उससे संबंधित है, आप लाइफ के बारे में तो क्रिटिकल नहीं होते, किसी समस्या विशेष के बारे में आप क्रिटिकल होते हैं जो आपको दी जाती है। तो कहते हैं कि वर्किंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैन हेल्प एन इंडिविजुअल टू इंप्रूव देयर क्रिएटिव एंड एनालिटिक थिंकिंग। जब व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को अच्छा कर लेता है, यानी कि बढ़िया कर लेता है, तो उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की और जो एनालिटिकल थिंकिंग, इसकी पावर भी बढ़ती है। जितना सक्षम आदमी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम आती है, जो सिचुएशन उनके लाइफ में आती है और उनको सोल्व करने के लिए जितना व्यक्ति महारत हासिल कर लेता है, उसी तरीके से वो क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद वो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को सोल्व करने में भी, यानी कि उन पर क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग भी उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम सोल्व में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले करना चाहिए डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हमें क्या करना चाहिए? डिफाइन द प्रॉब्लम। फिर हमें करना चाहिए जनरेट आइडियाज। फिर हमें क्या करना चाहिए? तीसरी चीज क्या करनी चाहिए हमें? टेस्ट द आइडियाज। अब आइडियाज को, जो हमने आइडिया जनरेट किया है, टेस्ट भी तो करना है, वो सही है नहीं। टेस्ट द आइडियाज। फिर हमें फोर्थ क्या करना चाहिए? टेक एक्शन। टेक एक्शन। ठीक है, अब कैसे करते हैं इसमें? डिफाइन द प्रॉब्लम। हमारे सामने कोई समस्या है, सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम को सोल्यूशन, प्रॉब्लम को पहचानना है कि प्रॉब्लम है क्या, उसको लिखना है, उसके फिर उससे संबंधित सारे साजो सामान जुटाने हैं। ठीक है, फिर जो है जब सब सामान जुटा लिया हमने उससे संबंधित, प्रॉब्लम की पूरी प्रिपरेशन कर ली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसके बाद क्या है कि जनरेट आइडियाज। अब उसको सोल्यूशन करने के लिए हमें आइडियाज जनरेट करने हैं, है ना, किन किन आइडियाज से वो जो प्रॉब्लम है हमारी सोल्यूशन हो सकता है उस प्रॉब्लम का, है ना। ठीक है, और जो है उसमें बहुत उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे क्रिएटिव आइडियाज, एनालिटिकल आइडियाज, है ना, ये सब थिंकिंग, ओपन माइंडेड होना, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें काम आती हैं। हमारा ओपन माइंडेड होना, उसमें जब हम आइडियाज जनरेट करें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सारी चीजें इसमें काम आएंगी आइडियाज को जनरेट करने में। फिर टेस्ट अब आइडियाज आ गए हमारे पास बहुत सारे, अब 100 आइडियाज आ गए। अब 100 के 100 तो उसमें प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते, उनमें से हमें कुछ चुनिंदा जो बहुत ही आवश्यक है और जो उस प्रॉब्लम को वास्तव में सुलझा देंगे, तो हम क्या करते हैं कि टेस्ट द आइडियाज, उन आइडियाज को उनमें से चुन करके चुनिंदा आइडियाज को उनको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं कि ये आइडियाज इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा या ये आइडिया सोल्व कर पाएगा। इस तरीके से उनको जो है हम जो है उन पर टेस्ट करके देखते हैं उनको, है ना, उनको करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। और इस तरीके से फिर जो है हम क्या करते हैं? टेक एक्शन। हम उसके बाद में एक्शन लेते हैं। इट इज द इम्पोर्टेंट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ हाउ द सोल्यूशन अफेक्ट्स एवरीवन इन्वॉल्व्ड। Feedback must be taken to check if the plan was effective in generating a solution or it was retribution.
और जो है टेक एक्शन, यदि हमने सॉल्यूशन के लिए आइडिया चुन लिया और उनको टेस्ट भी कर लिया, लेकिन हमने जो है एक्शन भी ले लिया, उसके बाद भी अगर हमें लगा कि ये जो कुछ आइडियाज थे हमारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन यानी उसको सोल्व करने के लिए सही नहीं है, तो उनको हम रिवाइज भी कर सकते हैं और जो है टेक एक्शन भी ले सकते हैं उनके दोबारा से करने के लिए, है ना, और जो है रिवीजन भी कर सकते हैं, उनको फीडबैक भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब आ जाती है बात हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की, ये तो हो गया। अब आ जाती है बात हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल, और इसको हटा दो, इसको हम मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कार्य करती है? क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कार्य करती है? क्रिटिकल थिंकिंग इज ए प्रोसेस, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर उसके बारे में फिर उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग इज ए प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स। कहने का मतलब यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग उसको कहते हैं जहां व्यक्ति अपने विचारों को देखता है कि वो क्या सोच रहा है और जो है रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन आइडियाज, और अपने विचारों के ऊपर क्या करता है, चिंतन करता है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। सिंपल से वर्डों में इसको ये कहा जाता है। अब जो है माइकल स्क्रीवन, इसके क्रिटिकल थिंकिंग में आप लिख लीजिएगा, माइकल स्क्रीवन। इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, इन्होंने बहुत सुंदर सी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन दी है वो यह दी है कि क्रिटिकल थिंकिंग is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing. Disciplined क्या है? Disciplined process of actively and skillfully conceptualization. किसी भी कॉन्सेप्ट को सोचने के लिए वह जो इसका मतलब यह है कि स्किलफुल्ली और स्किलफुली कुशलताएं होने हैं उसके अंदर, और जो एक्टिवली क्या करती है, डिसिप्लिन्ड है। मतलब ये नहीं कि विचार बिखरे हुए हैं, विचार जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है, जो हम कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो क्या है, हमारे डिसिप्लिन है, और वो क्या कैसे कार्य कर रही है, वो एक्टिवली और स्किलफुल्ली कार्य कर रही है हमारे विचारों पर। यानी कि विचार हमारे इधर उधर बिखरे हुए नहीं है कि वैसे विचार नहीं, जिससे जो रिलेटेड यानी कि जो विचार रिलेटेड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उससे संबंधित होने चाहिए, है ना, और जो है उसमें जो सरल सुगम हर चीज होनी चाहिए उन विचारों में, है ना, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जरूरी होने चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम कुछ और है और हम उसमें सोच कुछ और रहे हैं, उसी प्रॉब्लम से संबंधित विचार होने चाहिए, लेकिन वो विचार जो क्या होने चाहिए, स्किलफुल्ली होने चाहिए, एक्टिवली होने चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल जो हम कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं उसको सोचने के लिए वो डिसिप्लिन भी होने चाहिए, इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए वो विचार। फिर क्या आना चाहिए उनको, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड और इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम। उन्हें क्या होना है, अप्लाइंग, वो जो विचार है वो अप्लाई करने के लिए योग्य होने चाहिए, एनालाइजिंग करने के योग्य होने चाहिए, और सिंथेसाइज संश्लेषण करने के योग्य होने चाहिए वो विचार। क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, इस तरह से होने चाहिए। और जो है इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम और जनरेटेड बाय, और जो है उनके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर्ड करी है ऑब्जर्वेशन के द्वारा, है ना, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, है ना, जो भी प्रॉब्लम जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उनको इवेल्युएटिंग करने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर सी छोटी सी और समझने लायक प्रॉब्लम की जो क्रिटिकल जो ये थिंकिंग है इसकी बहुत खूबसूरत सी है जो है डेफिनेशन मुझे तो लगी। आप भी इसको पढ़ना और समझना कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन का मतलब यह है कि हम मतलब इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से उस पर विचार करने लायक होने चाहिए। हम जो हमारे जो क्रिटिकल थिंकिंग में है हमें क्या आना चाहिए, इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन होने चाहिए, एक्टिवली, स्किलफुली, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, यानी कि एक्टिवली और स्किलफुली हमें उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझना आना चाहिए, रिटेंशन करना, सारी चीजें हमें उसमें आनी चाहिए, ठीक है। और जो है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता भी दी है। अब है क्रिटिकल थिंकिंग क्या क्या इंक्लूड करती है, वो
इसकी जो है डेफिनेशन एक बार है लेकिन बहुत बड़ी है, वो आपके समझ नहीं आएगी इतनी, आप अपने आप पढ़ लेना उसको। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग में इंक्लूड होते हैं, सबसे पहले इस डेफिनेशन को तोड़ के पढ़ते हैं किस तरह से। जैसे जो चीजें मैंने आपको बताई है, एनालिसिस है, क्या करना है, एनालिसिस। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, फिर क्या करते हैं, इवेल्युएशन। इसको आप तोड़ के अब देखते हैं कि किस तरीके से। फिर है हमारा इंप्रूवमेंट, ठीक है, इंप्रूवमेंट। फिर है, तीन चीजें हैं इसमें, और है तो बहुत सारी चीजें, सिंथेसिस भी है इसमें दिया नहीं गया है इसमें, सिंथेसिस भी है इसमें। ये मैंने तीन दिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सिंथेसिस भी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी होनी चाहिए, आनी चाहिए, ये भी आना चाहिए, और जो है ये इवोल्यूशन हो गया, ये हो गया, और जो है इवोल्यूशन हो गया, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी होना चाहिए, और क्या है होना चाहिए इसमें कि रिफ्लेक्शन भी। ये सारी चीजें, ये सारे गुण इसके अंदर होने चाहिए। प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात चल रही है क्रिटिकल थिंकिंग की, और उनको डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई दी थी, इवेल्युएशन, इंप्रूवमेंट, और जो थिंकिंग में जहां हमें कमी लग रही है कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, या हम जो हमारी थिंकिंग है वो सही नहीं जा रही है, तो उसका इवोल्यूशन भी करना चाहिए, और इवोल्यूशन करने के बाद में उसमें इंप्रूवमेंट, जहां लगे कि यहाँ इसको, इस जो हम डिसीजन ले रहे हैं, जो प्रॉब्लम है यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, इसको सोल्व करने में जो हमें चाहिए, तो इंप्रूवमेंट भी करना चाहिए, और फिर जब सारी बन जाए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करिए, सिंथेसिस भी करना आना चाहिए, और रिफ्लेक्शन, चिंतन भी करनी आनी चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग में सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, ये छोटे छोटे से आपके टॉपिक है, जिनको आप अगर घर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप क्या नाम ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप उनको इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इनको कर लेंगे। अब है मेटाकॉग्निशन, ठीक है, अब देखते हैं हम मेटाकॉग्निशन क्या है, इसको पढ़ते हैं हम। अब मेटाकॉग्निशन में की भी एक जो दी है डेफिनेशन, मुझे जो अच्छी लगी है मैं वही बताऊंगी, क्या चीज है मेटाकॉग्निशन क्या है। अब आप नेट के बच्चे हैं, तो जो चीजें मैं बताऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन मेटाकॉग्निशन का जो सबसे ज्यादा जो है, इसमें चार चीजें आप देखिए, आप इसमें फ्लेवल, इस नाम को याद रखना, फ्लावेल, इस नाम को आप याद रखिएगा। 1970 में इस जो ये जो हमारी ये विचार है, जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दी थी इन्होंने कॉन्सेप्ट, जो दी थी, ये जो मेटाकॉग्निशन जो कॉन्सेप्ट है, ये दी थी इन्होंने फ्लावेल ने 1970 के आसपास इन्होंने दी थी। अब ये क्या है, मतलब मेटाकॉग्निशन क्या है, कुछ सेंटेंस में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कॉग्निशन अबाउट कॉग्निटिव फिनोमिना, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि विचारणीय कॉग्निटिव अबाउट कॉग्निटिव फिनोमिना का मतलब क्या है कि विचारणीय प्रश्नों पर विचार करना। क्या पहला क्या हुआ इसका मेटाकॉग्निशन का, पहला सेंटेंस क्या होगा, पहला हम क्या पॉइंट याद करेंगे, इससे आपका मेटाकॉग्निशन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉग्निशन अबाउट कॉग्निटिव फिनोमिना, यानी कि विचारणीय प्रश्नों पर विचार करना, पहला। फिर दूसरा है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, दूसरा क्या है, थिंकिंग अबाउट
थिंकिंग, कि जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में विचार करना। आप उसके बारे में विचार कैसे करेंगे? आप जो सोच रहे हैं, आप मान लीजिए कुछ सोच रहे हैं, तो ये भी सोचना आपका ही काम है कि वो अच्छा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, या किस किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, इस तरीके से सोचना चाहिए, है ना? किस तरीके से आप सोचे, डाइवर्जेंट, क्रिटिकल, एनालिसिस, ये थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है, उसके बारे में सोचना। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्शन। तीसरा इसमें क्या आता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्शन, यानी कि आप जो करने जा रहे हैं, आपने सोच लिया, अब आप कुछ करने वाले हैं, तो उसके बारे में चिंतन करना कि जो मैं एक्शन लेने वाला हूं, रिफ्लेक्शन, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्शन। अब नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट, नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट अपनी अंडरस्टैंडिंग, कि जो मैं समझ रहा हूं क्या वो सही समझ रहा हूं? जो मैं समझ रहा हूं, मान लीजिए मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये समझ रहा हूं, तो क्या मैं वो सही समझ रहा हूं? उसके बारे में विचार करना। थिंकिंग अबाउट वन ओन्स अंडरस्टैंडिंग, और जो है रेगुलेशन द कॉग्निशन, रेगुलेशन द कॉग्निशन। पहले तो अपने जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं, या कैसे सोचना चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो सोचना। और फिर सोचने के बाद में उसको विनियमन कैसे करना है, उसको रेगुलेट कैसे करना है, कॉग्निशन को, विचार को आगे कैसे बढ़ाना है, रेगुलेट कैसे करना है उसको, है ना, ये सोचना। तो ये हो गई छोटी, ये मैंने थोड़ा सा तोड़ तोड़ के आप बता दिया है आपको। और एक इसकी अच्छी सी जो है डेफिनेशन भी सीख लेते। मेटा कॉग्निशन के बारे में यूजीसी नेट लेवल पर आप पढ़ रहे हो कि नेट वाले बच्चों को मेटा कॉग्निशन क्या है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्शन क्या है, अंडरस्टैंड कॉग्निशन अबाउट अंडरस्टैंडिंग क्या है, थिंकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग क्या है ना, ये सब चीजें रिफ्लेक्ट, इन सब चीजों का बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छी सी इसकी जो है डेफिनेशन है, नाम तो पता नहीं आप याद कर पाओगे नहीं याद कर पाओगे इसका, फ्लेवल की भी है, जो मैंने बताया तोड़ तोड़ के बताया, इसी से संबंधित है। लेकिन एक स्ट्रॉ एंड स्पर्लिंग डेनिसन 1994 में कहा है, किसने? डेनिसन, देख लिख लीजिए आप, पूरा नाम तो आपको याद नहीं रहेगा, डेनिसन लिखिए आप लिखिए डेनिसन। उन्होंने क्या कहा था, यानी कि डेनिसन इन्होंने कही थी मेटाकॉग्निशन, कौन सी डेफिनेशन, कि मेटाकॉग्निशन एज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, जो मैंने तोड़ तोड़ के आपको बताया है वही डेफिनेशन में है। मेटाकॉग्निशन एज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्ट अपॉन अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल वंस ओन लर्निंग, अपने सीखने की लर्निंग को हमें कितना कंट्रोल करना है। यानी कि अगर मैं एमएड कर रही हूं तो मुझे एमएड का ही कोर्स करना है, एमफिल का नहीं करना है, तो ये पता होना चाहिए अपने आप को। हम जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स हमें किस लेवल के बनाने चाहिए, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेटाकॉग्निशन इंप्लाइड अवेयरनेस, क्या कहते हैं कि अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस, ये मेरा रह गया था, अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट ओल्स थिंकिंग, ठीक है, अपनी थिंकिंग के बारे में अवेयर, कि हम सोच के आ रहे हैं, ये अवेयरनेस, अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी थिंकिंग के बारे में। अवेयरनेस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ वंस कंसेप्शन, कंटेंट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ वंस कंसेप्शंस एंड एक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ वंस कॉग्निटिव प्रोसेस, और एक्टिव मॉनिटरिंग क्या होनी चाहिए, एक्टिव मॉनिटरिंग, देख रेख, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है इसका, देख रेख, कि विचार कैसे चल रहे हैं, उनकी देख रेख, इधर उधर तो नहीं हो रहे। जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो हम देख के चलाते हैं ना कि हमारी गाड़ी किसी को टक्कर ना मारते हैं, तो ऐसे विचारों को भी कंट्रोल में रखना है कि कहीं हमारे विचार जो है क्लैश ना कर दें। तो इस तरीके से जो है मॉनिटरिंग करनी है, एन अटेम्प्ट टू रेगुलेट वंस कॉग्निटिव प्रोसेस इन रिलेशनशिप टू फर्दर लर्निंग एंड एन एप्लीकेशन ऑफ ए सेट ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, है ना। तो क्या करना है, हमें
अभी बताया था मैंने रेगुलेट, और रेगुलेट जो है, रेगुलेट में कई चीजें कर सकते हैं। जब हम रेगुलेट कर रहे हैं अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को, अपनी कॉग्निशन को, तो हम कई चीजें कर सकते हैं, है ना, इन रिलेशन टू फर्दर लर्निंग, या इस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं उनको कि जो हम फर्दर लर्निंग कर रहे हैं, मान लीजिए आगे हमें कोई लर्निंग करनी है, जो मैंने अभी बताई, मान लीजिए हमें कुछ और एमफिल करनी है, तो उसकी एमफिल करनी है, हमें एमएड कर रहे हैं, एमफिल करनी है, तो उसकी लर्निंग करने में भी क्या करना चाहिए हमें जो है कॉग्निटिव प्रोसेस इन रिलेशनशिप to further learning and an application of a set of heuristic as an effective device for helping pupil organize their method of attack on problem in general। क्या करना चाहिए? इफेक्टिव डिवाइस क्या है ये? a set of heuristic device, है ना, क्या अपनाना चाहिए? ह्यूरिस्टिक डिवाइस, खोजपूर्ण, यानी क्या करना चाहिए? एन एप्लीकेशन ऑफ ए सेट ऑफ ह्यूरिस्टिक डिवाइस एज एन इफेक्ट। क्या करना चाहिए हमें? ये तो हमने देख लिया, कॉग्निटिव प्रोसेस इन रिलेशनशिप विद फर्दर लर्निंग, ये करना चाहिए हमें, है ना, कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस है कैसे हमें रेगुलेट करनी है कॉग्निटिव प्रोसेस को, आगे लर्निंग सीखने के लिए, यानी कि आगे लर्निंग का मतलब पढ़ाई भी तो हो सकती है, नेट एमफिल करने वाले हैं, तो उसमें कॉग्निटिव प्रोसेस को देखना, और फिर एप्लीकेशन ऑफ ए सेट ऑफ ह्यूरिस्टिक एज एन इफेक्टिव डिवाइस। सेट ऑफ ह्यूरिस्टिक एप्लीकेशन, क्या करना हमें? सेट ऑफ ह्यूरिस्टिक एज एन इफेक्टिव डिवाइस, खोज करना, किसी चीज के बारे में खोज करना, फॉर हेल्पिंग पीपल ऑर्गेनाइज द मेथड ऑफ अटैक ऑन प्रॉब्लम इन जनरल। कर क्या रहे हैं आपके कारण? मेटाकॉग्निशन कर किसके बारे में? प्रॉब्लम के बारे में। तो जनरली हम प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको इस तरह से अटैक करना कि वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाए, और जनरली हमें क्या करना है? क्या करना है? उसमें लोगों की हेल्प करनी है टू सोल्व द प्रॉब्लम इन जनरल, है ना। तो इस तरीके से मेटाकॉग्निशन कार्य करती है। अब कुछ इसके कंपोनेंट्स भी हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, वो देखते हैं, उनसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा मेटाकॉग्निशन, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको मेटाकॉग्निशन। जैसे कि इसमें लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन, है ना। इनको हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मेटाकॉग्निशन नॉलेज, सबसे पहला आएगी इसमें मेटाकॉग्निशन नॉलेज। अब इसमें क्या है? इसमें पहला तो आ जाएगा आपका मेटाकॉग्निशन नॉलेज में डिक्लेरेटिव नॉलेज, दूसरा आ जाएगा इसमें आपका प्रोसीजरल नॉलेज, तीसरी आ जाएगी इसमें आपकी कंडीशनल नॉलेज। ये क्या है? इसमें पढ़ते हैं हम कि इट इम्प्लाइज, क्या कहते हैं कि इट इम्प्लाइज नॉलेज अबाउट ऑल फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस वंस ओन परफॉर्मेंस इन ए टास्क। मेटा मेमोरी कैन बी रेफर्ड एज एन एग्जांपल इन दिस टाइप ऑफ मेटा मेमोरी। अब नया शब्द और आ गया इसमें, मेटा मेमोरी, यानी कि जब मेटाकॉग्निशन को थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहते हैं, तो मेटा मेमोरी को क्या बोलेंगे? मेमोरी अबाउट मेटा मेमोरी कहेंगे, मेमोरी अबाउट मेमोरी। क्योंकि जो मान लीजिए कोई चीज हमने याद की है, तो हमें उसके बारे में देखना कि क्या वो हमें याद है, उसके बारे में फिर दोबारा से उसको याद करना, किसी चीज की हुई चीज को याद करने के लिए फिर से याद करना। तो मेटा, अब इसमें क्या आ गया कि मेटा मेमोरी हो गई डिक्लेरेटिव नॉलेज। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अबाउट ऑल फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस वंस परफॉर्मेंस इन ए टास्क। जो कार्य करता है, इसमें डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या है कि जो किसी के कार्य को, परफॉर्मेंस को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज कौन सी है? हाउ टू अकॉम्प्लिश ए टास्क। ये हो गई कौन सी?
प्रोसीजरल, मतलब हाउ टू, मतलब प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब कि जो प्रोसीजर हम उस नॉलेज को गेन करने के लिए जो प्रोसीजर हम अपनाएंगे, है ना, क्रियाएं, प्रक्रियाएं जो हम उसमें प्रक्रियाएं हम जो करेंगे नॉलेज को गेन करने के लिए, हो गया डिक्लेरेटिव का नाम पता चलेगा, डिक्लेरेटिव मेटा मेमोरी। डिक्लेरेटिव में एक शब्द याद रखना, मेटा मेमोरी, मेमोरी अबाउट मेमोरी, ये है हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज। और जो है ये हाउ टू अकॉम्प्लिश ए टास्क इज नोन एज ए प्रोसीजरल नॉलेज। फिर है कंडीशनल, दो क्या हो गया कंडीशनल, कंडीशनल में क्या है, वाई, कंडीशनल में कि क्यों करना है, मतलब कंडीशन का मतलब तो शर्त होता है ना, कंडीशनल नॉलेज कि क्यों करने हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, वाई व्हाट है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर इसमें आना चाहिए कंडीशनल नॉलेज में, ठीक है। अब है हमारा मेटा कॉग्निशन रेगुलेशन। अब क्या है हमारा मेटा कोग्निटिव रेगुलेशन। अब है हमारा मेटा कोग्निटिव रेगुलेशन। इसमें पहला क्या है, उसमें तो हमारे मेटा कोग्निटिव नॉलेज में तो तीन हो गए, डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज और जो है कंडीशनल नॉलेज, तीन हो गए। अब ये तो हो गई नॉलेज, अब उसको रेगुलेट कैसे करना है, उस नॉलेज को आगे कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, हम उसमें प्लानिंग, और प्लानिंग को मुझे लगता है कि आपको समझाना पड़ेगा प्लानिंग किस चीज की करनी है मेटा कॉग्निशन में। फिर है मॉनिटरिंग, इनको आप रट लेना, समझ कर रट लेना इनको। फिर है इवेल्युएशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो हमारी समस्याएं हैं उससे प्लानिंग का मतलब कि जो हमारी समस्याएं हैं उससे संबंधित रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजीज को क्या करना, सिलेक्ट करना कि ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में सहायक होंगे। फिर है नेक्स्ट मॉनिटरिंग। अब मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हम चल दिए, अब उनको देखना कि जिस दिशा में हमें कार्य करना है क्या हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी कि जिस दिशा में हम सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, या विचार हम मतलब हमारे विचार उस दिशा में ही कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन। फिर जब हमने देख लिया उधर उसी दिशा में विचार कर, उसी दिशा में हमने उनको रेगुलेट किया कि उसी दिशा में सिलेक्ट करके कि हाँ उस दिशा में विचार चल रहे हैं, फिर उनको इवोल्यूशन करना, कैसे, द अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट, फिर उनका मूल्यांकन करना, है ना, कितने सही हैं इनमें। अगर लगता है कि वो सही नहीं है तो फिर उनको क्या करना, क्या करना, हम क्या करेंगे उनको, द रिव्यू ऑफ द टास्क बाय द इंडिविजुअल सो एज टू सी हाउ वेल इट इज, फिर उनको देखना है कि कितनी अच्छी तरह से वे एग्जीक्यूटेड हुए हैं। इवेल्युएशन में क्या देखेंगे कि कितनी अच्छी, पहले तो अप्रेजल कर देंगे उसको प्रोडक्ट का, उसको जो हम समझना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट का, है ना, जो सोच रहा है जो प्रॉब्लम हम लेकर चले हैं उसका, है ना, अप्रेजल करेंगे उसका। फिर हम क्या करेंगे कि कितनी, हाउ वेल इट इज एग्जीक्यूटेड, कितनी अच्छी तरीके से ये जो प्रॉब्लम है उसको हमने सोल्व कर लिया है, यानी कि जो हम प्रॉब्लम लेके चले थे या हम जिसका हमें आंसर चाहिए था, जिस समस्या जिस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए था वो आंसर, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन, कितनी अच्छी तरीके से हमने एग्जीक्यूटेड किया है, इसको जो है सोल्व किया है, ये है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी क्रिएटिविटी, ये तो हो गई। अब नेक्स्ट क्या आएगी हमारी मेटाकॉग्निशन। मुझे लगता है कि आपको, आई थिंक कि आपको जो है मेटाकॉग्निशन के बारे में अब ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिविटी। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके जो है अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस के, वो मैं करा रही हूं। क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। क्या है टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, है ना। इसको हम एक शब्द में ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत जरूरी है। अब क्रिएटिविटी में क्या है, नोवेल्टी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए क्रिएटिविटी में, हमें जो है नोवेल्टी होनी चाहिए, और नोवेल्टी में क्या भाई, इनोवेटिव आइडियाज,
नए आइडियाज हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, और क्या होने चाहिए? अब देख, ओरिजिनलिटी, तीसरी चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? ओरिजिनलिटी, यानी कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उसकी, फेक नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल ओरिजिनल होना चाहिए। वो जो प्रॉब्लम है हमारी, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, या कुछ हम नया क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम में नहीं है, कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो जो क्रिएटिविटी हम करना चाह रहे हैं, अब इसकी एक मैक किनन की, इसमें डेफिनेशन देखते हैं मैक किनन की। मैक किनन की डेफिनेशन देखते हैं। मैक किनन की डेफिनेशन, डबल एन लिख सकते हैं इसमें आप, डबल एन, है ना, मैक किनन। तो वे कहते हैं, और इन्होंने कहा है, कब कहा है? 1963 में। क्या कहा है इन्होंने? देखते हैं, पूरी तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, इस पे बोल के बताती हूँ आपको, आप सही अंदाजा लगा लेंगे। और कोई भी क्रिएटिविटी है, हम किसी की क्रिएटिविटी किसके लिए करते हैं? गोल के लिए। नेक्स्ट है हमारा गोल। गोल को फुलफिल किसको करना? फुलफिल गोल। ये सब चीजें आप क्रिएटिविटी में याद रखेंगे, नोवेल्टी, इनोवेटिव आइडियाज, ओरिजिनलिटी और फुलफिल टू गोल। फुलफिल, जो हमने लक्ष्य लिया है, क्रिएटिविटी किसी कुछ बना, कुछ ना कुछ तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो गोल जो हमने क्रिएट करने के लिए जो गोल निश्चित किया है, उसको फुलफिल करने वाली भी होनी चाहिए। तो क्रिएटिविटी के हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रू क्रिएटिवनेस फुलफिल्स एटलीस्ट 3 कंडीशन, 3 कंडीशंस होती हैं जो वो फुलफिल करनी चाहिए। पहली कौन सी होनी चाहिए? कि नोवेल होना चाहिए, नोवेल्टी। दूसरी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? दूसरी होनी चाहिए, इस सब सोल्व ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, बताया मैंने, सोल्व द प्रॉब्लम या गोल, फिट ए सिचुएशन सम रिकॉग्नाइजर, गोल हो गया। फिर है एक और शब्द रह गया इसमें, इंसाइट। इंसाइट, इंसाइटफुल भी होनी चाहिए, इंसाइटफुल भी होनी चाहिए इसमें। तो जो है पहला हो गया, इट इन्वॉल्व्स ए रेस्पॉन्स और एन आइडिया दैट इज नोवल। फिर होने चाहिए वेरी लिस्ट सेटिस्फैक्टरी इनफ्रीक्वेंट, इट मस्ट सर्व टू सोल्व ए प्रॉब्लम, ये होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट क्या होगा? टू अकॉम्प्लिश सम रिकॉग्निजेबल गोल, जो मैंने लिख दिया ऊपर, गोल को पूरा करने वाली होनी चाहिए। और जो है ओरिजिनल इंसाइट, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए या ओरिजिनल इंसाइट उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि पहले से किसने कर ली उसकी फेक, हमने उसका डुप्लीकेट बना दी, या नहीं, ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल इंसाइट होनी चाहिए इसके अंदर। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 शब्द, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। दो शब्द हैं। अब ये क्या है? अब कन्वर्जेंट के बारे में देखते हैं पहले। कन्वर्जेंट क्या है? कन्वर्जेंट में इट रेफर टू क्लोज इन एंडेड थिंकिंग। कन्वर्जेंट में मैंने अभी बताया था क्लोज एंडेड की बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लगा दिए गए हैं, ये क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। इट रिलेट्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग स्किल्स व्हिच यूजुअली हैव ओनली वन राइट आंसर। एक ही आंसर मिलेगा, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कर रहे हैं ना। द इंडिविजुअल इज नॉट वेरी कीन टू लिसन टू अदर्स पर्सपेक्टिव और आइडियाज एंड इंसिस्ट ऑन हिज ओन। यानी कि है तो आइडिया, लेकिन एक ही उस आइडिया, उसका जो है सोल्यूशन है, उस प्रॉब्लम का एक ही जो आइडिया है ना, उस प्रॉब्लम का एक ही आइडिया है। कन्वर्जेंट, सारी चीजें एक ही जगह लगी है। अब इसमें क्या है? डाइवर्जेंट में क्या है? अब इसको देखते हैं, डाइवर्जेंट में क्या है? इट रेफर्स टू ओपन एंडेड थिंकिंग, यानी कि प्रॉब्लम, एक जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारे जो है विचार है ना, बहुत सारे आप उसके ऊपर जो है विचार दे सकते हैं अपने। इट रेफर्स टू ओपन एंडेड थिंकिंग, द इंडिविजुअल थिंक्स ऑफ मल्टीपल एंड इनोवेटिव आइडियाज। जैसे कि उसमें तो सारे जो एक ही विचार के ऊपर लगे हुए हैं सब, इसमें विभिन्न विचार, हम एक प्रॉब्लम के बारे में विभिन्न विचार प्रकट कर सकते हैं। इट मे इन्वॉल्व फाइंडिंग मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। उसमें तो एक ही समस्या का एक ही समाधान था,
इसमें जो है बहुत सारे समाधान है, यानी मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे समाधान है। वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक ही समाधान था, यहाँ एक समस्या के बहुत सारे समाधान है। द इंडिविजुअल, जैसे इसमें ना वो अपनी एक आइडिया को करता है क्लोज एंडेड थिंकिंग, यानी कि बस एक ही विचार है उसके बारे में, कन्वर्जेंट के बारे में, और ज्यादा विचार हम उसके बारे में नहीं लेंगे, ठीक है। अब है द इंडिविजुअल इज ओपन टू लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, किसमें, डाइवर्जेंट। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक जो विचार है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग का एक जो हम कह देंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इसका एक विचार है। अब जो है अकॉर्डिंग टू टॉरेंस, अकॉर्डिंग टू टॉरेंस, जो प्रोसेस है किसकी, क्रिएटिविटी की, वो किन जो है उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, प्रोसेस है ना, एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या कौन से एस्पेक्ट हैं, टॉरेंस ने बताए हैं, कौन से एस्पेक्ट बताए हैं टॉरेंस ने। ये नाम मैं इसलिए जानबूझकर लिख रही हूं कि मान लीजिए स्टेप्स दे दिया, एस्पेक्ट्स दे दिया, आपसे पूछ दिया कि किसने दिया है, बहुत सारे नाम दे दिए, टॉरेंस और दुनिया भर के नाम दे दिया आपके, तो वो जो उनको जो है सेट किया आप मल्टीपल चॉइस में दे दिए, या फिर जो है एक दूसरे से संबंध बनाने वाले में दिए जाते हैं ना क्वेश्चन आंसर, वो दे दिए, तो मैं आप कर लेंगे। तो पहला कौन सा है इसमें, पहला है मैच द फॉलोइंग, जो होता है मैच द फॉलोइंग, वो वाले क्वेश्चन करते हैं। फ्लुएंसी, सबसे पहले क्रिएटिविटी में क्या होना चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए, स्टेप्स कह लो या प्रोसेस कह लो या फिर कह लीजिए एस्पेक्ट्स, क्या होना चाहिए, फ्लुएंसी। फिर दूसरी क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। फिर तीसरी क्या होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी। फिर चौथी क्या होनी चाहिए, फोर्थ क्या होनी चाहिए, एलाबोरेशन। फिर पांचवी क्या होनी चाहिए, फिफ्थ क्या होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, टू प्रीमेच्योर क्लोजर, ये इसके जो है प्रोसेस के स्टेप्स हैं, प्रोसेस है और ये एस्पेक्ट्स हैं या कुछ भी कह लीजिए, इनको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्रिएटिव कार्य को करने के लिए फ्लुएंसी होनी चाहिए, रुक रुक के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज कार्य करा तो छोड़ दिया, है ना। फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, किसके अंदर हम कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि किसी की करिकराई है, कोई कार्य कर रहे हैं, वो एक नया कार्य करने के ओरिजिनल होने चाहिए, है ना, फेक नहीं होना चाहिए कुछ भी। एलोबरेशन का मतलब किसको हम एलोबरेट कर सकें, उस जो है वो एलोबरेट कर सकें, एलोबरेट कर सकें उस चीज को, है ना। और जो है एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स, कॉन्क्रीट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो तो ज्यादा अच्छा रहता है क्रिएटिव वर्क में। रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर, ओपन माइंडेड होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर, वो रेजिस्टेंस जो है वो कार्य जो है रेजिस्टेंस होना चाहिए, ओपन माइंड रखना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, यानी कि जब क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं उसमें ओपन माइंडेड होना चाहिए। किसी और ने भी आइडिया दे दिया अपना तो उसको भी हमें मानना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको भी मानना हमें चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ टाइटल का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होनी चाहिए रादर देन कॉन्क्रीट, सामने दिखाई देने वाली, बल्कि क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होनी चाहिए उस आइडिया की, उस क्रिएटिव वर्क की, क्या होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है। अमूर्त, जिसे अमूर्त कहते हैं, वो होनी चाहिए। अब स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी की देख लेते हैं, ये तो हो गए
अब देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, सबसे पहला देखते हैं हम क्या। सबसे पहला आता है प्रिपरेशन, दूसरा क्या आता है इंक्यूबेशन, फिर क्या आता है इल्यूमिनेशन, फिर क्या आता है वेरिफिकेशन। अब इसमें देखते हैं प्रिपरेशन क्या है। प्रिपरेशन ये है कि फोकस हियर इज टू नो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन डिटेल। प्रिपरेशन में क्या है कि हमें समस्या का पता होना चाहिए, क्या है समस्या को समाधान करने के लिए हमारे पास में जो है रिसोर्सेज होने चाहिए, स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए सारी, है ना। और क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है उसको सुलझाने से पहले फॉर्मुलेशन, उसका फॉर्मुलेशन करना प्रॉब्लम का। तो प्रिपरेशन में आ गया। इंक्यूबेशन में क्या हो गया, इंक्यूबेशन में क्या आता है कि द इंडिविजुअल डज नॉट कॉन्शियसली थिंक अबाउट, जो इंडिविजुअल है वो जो है कॉन्शियसली नहीं सोच रहा उस प्रॉब्लम पे, वो अनकॉन्शियसली वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। ठीक है, तो जो है इल्यूमिनेशन क्या है कि एकदम से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम से प्राप्त जो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम थी हमारे सामने और उसको छोड़ करके हम और कोई कार्य करना शुरू कर दिया हमने, तो भी अचानक हमारे दिमाग में आ गया कि इसका सॉल्यूशन तो ये हो सकता है, तो ये होता है इल्यूमिनेशन, एकदम आ जाना दिमाग में। ठीक है, समस्या का समाधान। वेरिफिकेशन का मतलब इट may result in some modification of the solution. In certain cases he may also refer to the first stage to gather or generate more information about the problem, so more preparation is required. क्या इसके वेरिफिकेशन का मतलब है कि इस जो हम जितने भी सारे हमने इकट्ठे किए हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के, जितने भी आइडियाज हमने इकट्ठे किए, क्या वो सारे सही हैं वेरिफिकेशन में, क्या ये सारे सही हैं, सारे सही से काम करेंगे। अगर हमें लगता है कि कहाँ जरा सी चूक हो गई है हमारी इसमें समस्या के, जितने हमने पूरी तैयारी की थी, हमने इंक्यूबेशन किया, इल्यूमिनेशन किया, ये तो समस्या का समाधान नहीं है, फिर आगे अगर हमने उसको चेक करके देखा और वो नहीं मिला, ये तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर हमें पहले स्टेप पर ही जाना पड़ेगा प्रिपरेशन वाले, फिर प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और फिर वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से जो है ये कार्य करता है स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी की। ये जो प्रोसेस है वो साइक्लिकल है। क्या है ये, साइक्लिकल है। साइक्लिकल मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने वाली ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब हम कर लेते हैं बात, अब हम कर लेते हैं हायरार्किकल थ्योरी ऑफ बर्ट एंड वर्नर की। ठीक है, कैसे करते हैं हम, इनका क्या मानना है। अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात करते हैं हायरार्किकल थ्योरी ऑफ बर्ट एंड वर्नर, बर्ट एंड वर्नन, ठीक है। और इनका नाम जो है सिरिल बर्ट है, इनका नाम जो है पूरा क्या है, सिरिल बर्ट है इनका नाम पूरा जो है, साइरिल बर्ट है। क्या नाम है इनका पूरा, साइरिल बर्ट इनका पूरा नाम है। ये क्या कहते हैं, दोनों जो साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत ही एमिनेंट हैं, बहुत ही एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं। कंपेयर इन्होंने किससे किया है, ह्यूमन, उसको क्या किया है, ट्री से कंपेयर किया है।
ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंपेयर किससे किया है? ट्री से। जैसे हम पेड़ को बोते हैं और सबसे पहले क्या है कि इसकी जड़ें जमती हैं, जड़ें जमने के बाद में ट्रंक तैयार होता है, ट्रंक के बाद में ब्रांचेज आती है, ब्रांचेस के बारे में फूल आते हैं। इसी तरीके से इनका कहने का मतलब है कि ऐसा ही बुद्धि भी करती है, बुद्धि का भी कार्य ऐसे ही चलता है। बुद्धि जो हमें डेवलप होती है वो इसी तरीके से होती है जैसे कि एक ट्री डेवलप होता है, ठीक है। कहते हैं बर्टन वर्नन सेड दैट ड्यूरिंग चाइल्डहुड अप टू 10 से 12 साल का बच्चा जब हो जाता है, इंटेलिजेंट ऑपरेट्स एज ए सिंगल फैक्टर इन द अर्ली। सिंगल फैक्टर क्या होता है? अभी हमने क्या था ना पहले, जनरल फैक्टर, सिंगल फैक्टर, यूनिटरी जो हमने किया था, तो उन्होंने कहा सिंगल फैक्टर में करता है कार्य, इंटेलिजेंस सिंगल फैक्टर के रूप में कार्य करती है। इन द अर्ली एडोलसेंस 12 से 14 साल में द सिंगल बेसिक फैक्टर डेवलप्स इनटू टू मेजर फैक्टर्स। अब तक पहले तो 10 से 12 साल का था 10 से 12 साल का था तो सिंगल फैक्टर में था, सिंगल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। अब जो है 12 से 14 ये क्या हो गया? टू फैक्टर में हो गया, ठीक है। और अर्ली एडोलसेंस में 12 से 14 में है। और दो क्या नाम क्या हुआ इनका? वर्बल। नाम क्या दिया इन्होंने? दो फैक्टर जो है, दो फैक्टर है, इनके नाम क्या है? वर्बल और स्पेशियल या मैकेनिकल, या मैकेनिकल, ये इनके नाम है। वर्बल, एजुकेशनल, एजुकेशनल और लिख लीजिए आप, एजुकेशनल, और स्पेशल या मैकेनिकल, स्पेशल या फिर कह लीजिए मैकेनिकल, नाम वही एजुकेशनल, ठीक है। और जो है इसको बोल वीई, वर्बल एजुकेशन को तो वीई बोल सकते हैं, और स्पेशल को बोल सकते हैं या एमई बोल सकते हैं, एसई बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। ड्यूरिंग 14 से 18, अब जो है ये तो हो गया। अब 14 से 18, 14 तक का तो यहाँ हो गया, अब 14 से 18 के जो बच्चे होंगे उनके लिए कैसे काम करेगी ये? ग्रुप फैक्टर्स आर जनरेटेड फ्रॉम दीज टू मेजर फैक्टर। अब इनसे जो है, इनसे जब 14 से 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो ये जो है ग्रुप फैक्टर में यहां पर कार्य करेंगे। ग्रुप फैक्टर, ग्रुप फैक्टर मैंने आपको पढ़ा दिए, पढ़ा नहीं पढ़ा दिया आप, यानी कि इन्होंने सबका मिला जुला, जितनी भी थ्योरी थी सबका मिला जुला रूप इन्होंने एक इंटेलिजेंस को वो करने के लिए बना दिया है। दे फर्दर, ये तो हो गया टू, उनसे निकल गई ग्रुप फैक्टर। अब दे फर्दर प्रोड्यूस मोर स्पेसिफिक फैक्टर, द फर्दर प्रोड्यूस मेन माइनर फैक्टर सच एज मेमोरी। इन्होंने क्या क्या नाम लिया इन्होंने? और उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक फैक्टर जो है डेवलप करते हैं, बाद में क्या करते हैं? फ्रॉम दीज टू मेजर फैक्टर्स, कौन से? जो भी बताए थे मैंने, है ना। तो वे ग्रुप फैक्टर कौन से हैं वो देख लीजिए आप, ग्रुप फैक्टर देखते हैं कौन से। इन्होंने नाम लिया सबसे पहले तो वर्बल, सबसे पहले तो लिया जैसे मेमोरी, और जब ग्रुप फैक्टर थे कैसे लिया उन्होंने? सबसे पहले तो कर दिया उन्होंने मेमोरी, दूसरा वर्बल, वर्बल, दूसरा इन्होंने किया वर्बल फ्लुएंसी, तीसरा इन्होंने लिया, तीसरा लिया है ना कॉम्प्रिहेंशन। आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करते हो नहीं करते हो? यूजीसी नेट में करते हो ना कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन। फिर इन्होंने लिया स्पेशल, फिर इन्होंने लिया स्पेशल, स्पेशल परसेप्शन, और उसके बाद इन्होंने लिया परसेप्चुअल स्पीड। है ना। तो ये जो है
ठीक है, तो ये हो गए आपके जो है हाइडल थ्योरी ऑफ सिरिल या क्रिल भी कह सकते हैं, सिरिल बर्ट एंड वर्डन की। तो ये जो है उनकी आज आपका जो है, अब नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत ही हल्के से रूप में आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको ये सारी थ्योरीज मैंने आपको करा दी है। ठीक है, अब आ जाता है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस सबसे पहला कौन सा है? स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस। दूसरा है वेस्लर टेस्ट। इसको बोल सकते हैं और जो है वेस टेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपके, आप इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो है दो पॉपुलर टेस्ट हैं किसके? इंटेलिजेंस टेस्ट के। किसके? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के। मैंने यहां लिखा है, लिखा ये है इंडिविजुअल। दो तरह के होते हैं ना, इंडिविजुअल ग्रुप, दो होते हैं ना, ग्रुप और इंटेलिजेंस। तो ये है इंडिविजुअल टेस्ट के दो प्रकार होते हैं, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, विस्लर टेस्ट इसको बोलते हैं। जो बच्चों के लिए होता है वो विस्क बोलते हैं और वेस बोलते हैं। विस्क और वेस ये बोलते हैं। ये एडल्ट्स के लिए है, ये बच्चों के लिए है ये टेस्ट। इसमें जैसा कि टेस्ट, कैसे टेस्ट? स्टैनफोर्ड बिनेट में जो हम पढ़ते हैं, जो हम आईक्यू वाला पढ़ते हैं ना, आईक्यू मेंटल एज CA गुना 100, ये यही है, इनका ही दिया हुआ है ये स्टैनफोर्ड बिनेट का। ठीक है, जिसमें हम निकालते हैं क्रोनिकल एज, निकालते हैं मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुना 100 IQ बराबर। ठीक है, अब वेस्लर टेस्ट में क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये बिहेवियर को नापने के लिए, ये कौन सा है? ये कौन सा है? बिहेवियर को नापने के लिए, बिहेवियर को नापने के लिए, असेस करने के लिए ये है टेस्ट बच्चों का भी इंडिविजुअली। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से हैं? ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से हैं? पहला तो है मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी। मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी, ये नाम है। दूसरा है द कॉग्निटिव एबिलिटी, द कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट। और तीसरा है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट। इसके बारे में तो पता ही होगा आपको, अब तक आप स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट करके यहाँ तक पहुंचे हैं, नेट तक। ठीक है, तो कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, कितने भी तरह के एग्जाम्स हो सकते हैं, जो भी हम एग्जाम्स देते हैं उन सब के बारे में है। कॉग्निशन से संबंधित होते हैं, थिंकिंग से संबंधित होते हैं, नॉलेज से संबंधित होते हैं। मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड, जिसकी जो एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं, हमारे एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में कहा है कि वो जो टेस्ट होते हैं वो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा होता है? ये समझ गए ना आप कि मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी कौन सी होती है? जो एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे किसी की रुचि का, इंटरेस्ट का, है ना,
किसी को बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड, किसका किस कार्य में दक्षता है। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है अभिव्यक्ति, है ना। एप्टीट्यूड होता है वो तो अभिक्षमता, एप्टीट्यूड अभिक्षमता कि किस किस कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए आपके अंदर कितनी प्रतिभा है, ये उसके बारे में था। अब जो है, अब हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट की। परफॉर्मेंस टेस्ट, अब इस टेस्ट में एक टेस्ट परफॉर्मेंस में सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सा है, जो आप ड्राइविंग करते हो तो उसमें आपके लिखित पेपर से ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो प्रैक्टिकल असेसमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। लिखित से ज्यादा प्रैक्टिकल असेसमेंट आपका ज्यादा, प्रैक्टिकल जो है परफॉर्मेंस का जो है टेस्ट दिया जाता है, जो आपको लाइसेंस मिलता है। वर्क प्लेस प्रोफेशनल फील्ड सच एज टू ऑब्टेन लाइसेंस, जो सर्टिफिकेट और लाइसेंस लेने के लिए जो हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वो मेनली इसमें आ जाते हैं, इस श्रेणी में आ जाते हैं। अब जो रिटर्न ओरल टेस्ट तो आप समझ गए, रिटर्न कौन से टेस्ट होते हैं, रिटर्न ओरल जो हम रिटर्न, एक रिटर्न ओरल लिख देती हूँ मैं आप यहाँ पर, रिटर्न ओरल रिटर्न टेस्ट जो हम देते हैं, इतने टेस्ट हम देते ही हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं, जितने भी टेस्ट हम देते हैं यूजीसी नेट का पेपर देते हैं वो रिटर्न टेस्ट है। ओरल टेस्ट जो हम जो है जो हमारे वाइवा वगैरह होते हैं ये ओरल टेस्ट होते हैं, इसमें इतना बताने के लिए कुछ इतना ज्यादा नहीं हो, सब आपको पहले से ही पता है ओरल टेस्ट कौन से होते हैं, हमारे इंडिविजुअल टेस्ट कौन से होते हैं, ग्रुप टेस्ट कौन से होते हैं। तो ये होगा ये आपकी जो है थर्ड यूनिट का सी जो था आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, इसमें आ जाएगा हमारा, किसमें, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, कल हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में, कल हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में, ठीक है। और उससे पहले 10 20 30 कम से कम 30 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें मिक्स है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। 30 तुम्हारे कम से कम भी, थोड़ा सा इसको शुरुआत करके या पहले क्वेश्चन ही करा के फिर मैं इसकी शुरुआत कराऊंगी लर्निंग थ्योरीज की, या फिर पहले लर्निंग थ्योरीज को पढ़ा दूंगी थोड़ी सी, है ना, एक ऐसी करा दूंगी सिंपल सी आपकी, जो आपकी पावला वाली करा दूंगी, सिंपल सी है जो आपने बहुत पहले पढ़ी भी है और इतनी ज्यादा कुछ है भी नहीं। उसके बाद तुम्हारे जो है क्वेश्चंस करा दूंगी कुछ इसमें से, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगी या फिर पूरी पढ़ाने के बाद ही करा दूंगी, आप देख लेते हैं जैसे भी हो, कल देखते हैं कल कैसा होता है। वैसे तो मेरा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने का इरादा है, कम से कम भी 30 क्वेश्चन तुम्हारे ढूंढ के इसमें से, इनसे संबंधित जो मैंने अपनी करा रही है, आपको टॉपिक करा रही हूँ, इनसे संबंधित आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊँ। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और पेपर आपका तो अब होने वाला है, तो जो है आप तैयारी अच्छे से कीजिए। बाय बाय।